अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी हम मिलकर जो नावल स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है सिकंदर की अनाया, जिसे तहरीर किया है मुबारा अहमद ने। हम बिना बातें किए, बिना वक्त ज़ाय के नावल की जाने पढ़ेंगे। ओए उठ जा, अम्मी से इज़्ज़त अफजाई करवाए बगैर तेरा भी दिन नहीं शुरू होता ना। चल उठ जा शराफत से। सालिया ने उसके ऊपर से कंबल खींचते हुए कहा। उठ जाती हूँ ना आपू, बस 5 मिनट और सोने दो। कंबल फिर से मुंह पर लपेटते हुए बोली। तेरे 5 मिनट तो अभी निकलवाती हूँ, सब्र कर ज़रा। नहीं नहीं आपू, उठ गई। अम्मी को मत बुलाना प्लीज़। अपनी माँ के तानों का ख्याल आते ही वो झट से उठ गई थी। वेरी गुड, चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो लो। उसे उठता देखकर बोली और वह चेहरे के जाविये बिगाड़ती वॉशरूम की तरफ चल दी थी। मैडम उठ गई या अब तक ख्वाब खरगोश में है? मलिहा ने किचन में आती सालिहा को देखते हुए पूछा। हाँ, उठा कर आ रही हूँ, बिल्कुल सोने की मशीन ही है ये लड़की। तौबा, सालिहा ने अनाया के लिए चाय का पानी रखते हुए कहा, जबकि मलिहा मुस्कुरा दी थी। मलिहा, सालिया और अनाया तीनों बहनें थीं। मलिहा तीनों में से सबसे बड़ी थी। उसने एफएससी के बाद तालीम को खैरबाद कहकर घर संभाल लिया था, जबकि सालिहा ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई मुकम्मल करके मलिहा के साथ घर की जिम्मेदारियां बांट ली थीं। जबकि सबसे छोटी अनाया माँ बाप की राज दुलारी तो थी ही, साथ ही सात बहनों की भी बेहद लाडली थी। अनाया एक माह पहले ही ग्रेजुएशन करके फ्री हुई थी। अब इन दोनों के साथ घर के काम बांटने के बजाय आधा दिन सोने में, जबकि आधा दिन मोबाइल फ़ोन से चिपके हुए गुजरता था। दूसरी जानिब उनकी वालिदा फ़ाइज़ा बेगम थीं। कहने को ये घर तो इंसानी हाउस था, मगर हुकूमत यहाँ फ़ाइज़ा बेगम की ही चलती थी। असद साहब को भी अपनी बेगम और बेटियों से बहुत प्यार था, मगर इनायत से वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। कुछ बहनों के और कुछ ज़्यादा असद साहब के लाड प्यार ने उसे किसी हद तक बिगाड़ दिया था। उसका यही बिगाड़ फ़ाइज़ा बेगम को एक आंक नहीं भाता था और उसका इजहार वो वक्तन फ़ौक्तन असद साहब से करती रहती थीं। फ़ाइज़ा बेगम इस वक्त लॉन में बैठी धूप सेंक रही थीं। पास ही असद साहब बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे। असद अंसारी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। आज इतवार की वजह से घर में थे। मलिहा और सालिहा घर के कामों में बुरी तरह से मसरूफ़ थीं। असद साहब के बेहद इसरार पर भी फ़ाइज़ा बेगम घर में नौकरों की फ़ौज रखने की सख्त खिलाफ थीं। उनकी इसी सख्ती का असर था कि मलिहा और सालिहा घर के हर काम में ताक थी, जबकि अनाया सबकी लाडली होने की वजह से घर के कामों से कोसों दूर थी। प्यार फ़ाइज़ा बेगम को भी बहुत था अनाया से, मगर वो उसे मलिहा और सालिहा की तरह एक सुघड़ लड़की बनाना चाहती थी। लेकिन अनाया ने भी जैसे कसम खाई हुई थी कि वो अपनी माँ की उम्मीदों पर हर हाल में पानी फेर कर रहेगी। एक मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती। ऊँट जितना कद हो गया है और अकल अब तक घुटनों में भी कहीं फंसी हुई है। अब क्या हो गया बेगम, क्या करती है मेरी गुड़िया ने अब? असद साहब अपनी बेगम के लहजे से समझ चुके थे कि किसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सो वो अखबार से नजरें हटाकर बोले, टाइम देखें ज़रा और अपनी लाडली के उठने का टाइम देखें। वो खिड़की से आंखें मलती हुई जाते देख चुकी थी। सो अभी वो शिकवा लेकर बैठ गई थी। क्या हो गया बेगम, बच्ची ही तो है। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी लाडली का साथ दिया था। आपको तो 50 साल बाद भी बच्ची ही लगेगी। हद है, मलिहा और सालिहा भी तो है ना। और एक ही आपकी साहबजादी, ना उठने का पता, ना सोने का, ना खाने का ढंग, ना पहनने का सलीका। फ़ाइज़ा बेगम हद दर्जा परेशान थी। क्या हो गया है, बच्ची ही तो है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। असद साहब बेफिक्री से बोले थे। पता नहीं कब आएगा वो मुबारक दिन जब ये समझेगी। मुझे तो डर है कि कहीं अगले घर जाकर मेरी नाक न कटवा दे। वो सचमुच अनाया की तरफ से फ़िक्रमंद थी। अभी मेरी गुड़िया रानी बहुत छोटी है अगले घर जाने के लिए। पहले मलिहा और सालिहा की बारी आएगी, फिर अनाया की। तुम अभी से बोलकर मेरा दिल ना ख़राब किया करो। बेटियों की उम्र बढ़ते पता नहीं चलता। फिर अनाया, ये तो माशाल्लाह से फिर काम काज से सदा की दूर है। क्या बनेगा इस लड़की का? कुछ नहीं होता बेगम, सीख जाएगी वक्त के साथ। तुम इसकी टेंशन मत लो। वैसे कल वसीम मुझसे अपनी बेटियों के लिए मलिहा और सालिहा के रिश्ते की सरसरी सी बात कर रहा था। तुम क्या कहती हो? असद साहब ने उन्हें इत्तला दी थी। कौन वसीम? आपका बिजनेस पार्टनर जिनके 2 ही बेटे हैं? हाँ वही। तुम भी तो मिल चुकी हो उनकी फैमिली से। लास्ट मंथ घर पर पार्टी हुई थी उसी में। हाँ यहाँ हाँ। हाँ, हाँ, याद आया मुझे। तो फिर क्या जवाब दिया आपने उन्हें? फ़ाइज़ा बेगम पूरी तरह मुतवज्जा हो गईं। आखिर को बेटियों की माँ थी। मैंने तो फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो उसके दोनों बेटे ही पसंद हैं। मेरी आँखों के सामने ही बड़े हुए हैं माशाल्लाह। वसीम ने पूरा बिज़नेस सँभाला हुआ है। दोनों ने बहुत काबिल बच्चे हैं। लहजे में सच्चाई थी। अगर आपको एतराज़ नहीं तो फिर जो आपको ठीक लगे। फ़ाइज़ा बेगम बोली, तुम बच्चियों से पूछ लो, फिर कुछ देर में बात आगे बढ़ाते हैं। असद साहब बोले तो फ़ाइज़ा बेगम ने सर हिलाया था। आप वो बताओ ना कैसे बनाते हैं? अनाया ने तकरीबन रोते हुए पास खड़ी सालिया से पूछा, जो उसकी हालत पर मुस्कुरा रही थी। मुझे क्या पता, तुम्हारा टास्क है, खुद सोचो खुद बनाओ। सालिया ने लालमी से कंधे उचकाए थे। आपू, आप मेरी हेल्प नहीं करोगी? हाँ, वो रो देने को थी। बिल्कुल भी नहीं, सालिया मज़े से बोली थी।
बस कयामत आने ही वाली है, बहन बहन न रही, बाकायदा आंसू बरसने को तैयार थे, जबकि सौर्या उसकी बात पर हंस पड़ी। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? इससे पहले कि सौर्या उसे कुछ कहती किचन में आती मलिहा ने अनाया को रोते देखकर पूछा, बच्चे बच्चों देखे ना, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अनाया ने सौर्या की तरफ इशारा करते कहा, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। वो छोटी कब उड़ाया मजाक, मैंने खुद चलता फिरता मजाक है, मैंने क्या किया? मजाक उड़ाना है तेरा? सौर्या ने उसे मजीद तपाते हुए कहा, और ये बात सुनकर वो चीखी पड़ी थी। बच्चिया देखो ना, सौर्या बुरी तरह से सालिया बुरी बात। मलिहा ने उसे घूर कर कहा था। अच्छा बाबा सॉरी, वैसे ये क्या बन रहा है? मलिहा ने चूल्हे पर चढ़े गाढ़े से काले से महलूल को देखकर पूछा। ये एक नहायत ही उम्दा किस्म की चाय बन रही है, जो कि मिस अनाया साहबा ख़ास तौर पर तैयार कर रही हैं। अनाया के कुछ बोलने से पहले सालिया ने मज़े से बताया, वाट ये चाय है? ये किस किस्म की चाय है आनी? ये तो कोयला ही लग रहा है, वो भी पिघला हुआ। मलिहा ने पास पड़े चम्मच से हिलाते हुए कहा, वैसे किसने कहा तुमसे चाय बनाने को? मलिहा ने अनाया की तरफ मुड़कर कहा, अम्मी ने। सर झुकाकर मनमनाई, मगर क्यों? मलिहा ने हैरत से पूछा। इससे पहले फायजा बेगम या असद साहब को जब भी चाय की तलब होती थी तो वो सालिहा मलिहा को ही कहते थे। वेट माई डियर वेट, मैं बताती हूँ, सालिहा ने हैरान सी खड़ी मलिहा को देखकर कहा, और उसने सवालिया नज़रों से सालिया की तरफ देखा, जबकि अनाया ने बेख्तियार ठंडी सांस लेकर नजरें चूल्हे पर पड़े अपने शाहकार पर जमा दिया। जम्मी ने उसे चाय बनाने का टास्क दिया है, बकौल अम्मी के अगले घर जाने की और वहाँ पर अच्छी तरह से रचने बसने की प्रैक्टिस अभी से शुरू करवा दी है, ताकि उसके ससुराल में अम्मी पापा के साथ साथ हम दोनों की भी इज़्ज़त अफजाई ना हो। और ये अम्मी का टास्क इस वक्त तैयारशुदा हमारे सामने पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा है। आखिर में सालिया ने हनाई की तैयार करते चाय की तरफ इशारा करते कहा था, उफ खुदाया आनी, अगर अम्मी ने कह ही दिया था तो कम से कम चाय बनाने से पहले एक बार मुझसे सालिहा से पूछ लेती, पागल। मलिहा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, जबकि पास खड़ी सालिया जल्दी से बर्तन समेटने लग गई। मैंने आपू से पूछा था, मगर उन्होंने कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर दिया। अनाया ने पूरे जोश से बताया। इतनी देर से चुपचाप बैठी सालिया के ताने तशने बर्दाश्त कर रही थी, अब जो बदला लेने का मौका मिला तो पूरा फ़ायदा उठाया। जबकि मलिहा ने एक निगाह सालिहा पर डाली। हाँ तो मैं क्यों बताती, अम्मी ने उसे कहा था ना। सालिहा भी अपने नाम की एक थी, मिजाल है जो अपनी गलती मान जाए। हद है तुम दोनों की, एक जैसे हो। अच्छा एक जैसे हो। अच्छा अब इसे वहाँ गिराओ और अच्छे से धोकर थोड़ा सा पानी लेकर आओ। मलिहा ने ख़राब चाय सिंक में डालने का कहा। अरे ये तो चीटिंग है भाई, गलत है। मलिहा को चाय बनाता देखकर सालिया बोली थी, तुम चाहती हो अम्मी इसकी इंसल्ट करने? नहीं यार, मैं भले से क्यों चाहूँगी? सालिया ने झुंझलाते हुए कहा था, तो बस मुझे करने दो। तो ना ऐसी मासूम शक्ल मत बनाया करो। सालिहा अनाया की तरफ मुड़ी, जो अपने चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए खड़ी थी। क्या करूँ आपू, शक्ल ही ऐसी है। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि सालिहा के साथ मलिहा भी हंसती थी। अनाया ट्रे में 2 कप से चाय फ़ायज़ा बेगम के रूम में दाखिल हुई। असद साहब भी वहीं मौजूद थे। अरे वाह, मेरी बेटी चाय लाई है, उसे ट्रे के साथ आता देखकर असद साहब मुस्कुराते हुए बोले, जबकि फ़ायज़ा बेगम ने हैरत से अनाया को देखा, मगर बोली कुछ नहीं। अम्मी पापा जल्दी से टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। एक एक कप दोनों को थमाकर बोली। असद साहब ने प्यार से अपनी बेटी को देखते हुए कप पकड़ा, जबकि फ़ायज़ा बेगम ने हैरत से कप मुंह को लगाया। वाह भाई वाह, चाय तो बहुत ज़बरदस्त बनाई है मेरी गुड़िया ने। असद साहब ने पहले घूंट पर ही उसकी तारीफ की। अनाया का ढेरों खून बढ़ गया था। तुमने बनाई है? फ़ायज़ा बेगम ने हैरत से पूछा। अम्मी अब आपकी बेटी इतनी भी फुहर नहीं कि चाय बनाना ना आती हो। अनाया ने अपनी माँ के गले में प्यार से बाहें डालते कहा। जीती रहो, खुश रहो। फ़ायज़ा बेगम ने दिल से दुआ दी थी। कुछ देर बाद दिल में ढेरों शर्मिंदगी के लिए वो रूम से बाहर निकली थी। ए लड़की, तुझे शर्म वर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? दूसरी तरफ से सबा हैरत ज़दा सी बोली, यार मैंने खुद थोड़ी न किया है बजिया, और आपू ने बोला था, इसमें शर्म की क्या बात कहाँ से आ गई? वो भी कोई अपने नाम की एक ही थी। तेरा कुछ नहीं हो सकता लड़की, तुझे अल्लाह ही समझे। सबा ने एक सांस खींच कर कहा। सबा अनाया की बेहतरीन और बेस्ट फ्रेंड में से एक थी। दोनों इस वक्त फ़ोन पर मसरूफ़ थी। अनाया उसे अपना चाय का अजीम किस्सा सुना चुकी थी, जबकि सबा उसकी इस हरकत पर अफसोस के साथ साथ हैरान थी। अच्छा सुन, तो सारे की शादी में तो आ रही है ना? कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद अचानक से सबा ने अनाया से पूछा, तो ऑफकोर्स शादी, क्या? मैं तो हर एक फंक्शन अटेंड करने वाली हूँ, अनाया ने चहक कर कहा था। सारा अनाया और सबा की मुश्तरका फ्रेंड थी। खुशकिस्मती से सारा की फैमिली के अनाया की फैमिली से अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों खानदान अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे। सारा नुसरत बेगम की इकलौती औलाद थी। अपनी लाडली बेटी की शादी पर उन्होंने खानदान समेत सभी दोस्त रिश्तेदारों को दावत दे डाली थी, और अब अनाया की बेचैन रूह शादी अटेंड करने को बेताब थी, जो कि अगले महीने थी। अगले कुछ दिन इंसारी हाउस में खूब चहल पहल रही। वजह मलिहा और सालिहा की शादी थी। वसीम साहब और उनकी बेगम को मलिहा और सालिहा कुछ इतनी पसंद आई कि झटपट शादी की डेट फिक्स कर दी। अगले 15 दिनों में दोनों बहुत सा प्यार और दुआएं लेकर अपने प्यार पिया घर सुधार गई थी। शादी का हंगामा थमा तो फ़ायज़ा बेगम, जो पिछले दिनों घने चक्कर बनी हुई थी, उन्होंने भी सुकून का सांस लिया। तभी अनाया बेगम के गुण खुलकर सामने आए। अब उन्हें पता चला कि दोनों बहनों की आड़ में रहने वाली उनकी बेटी को ज़्यादा तो दूर पानी उबालने तक नहीं आता, और अब उन्होंने खुद अनाया की प्रैक्टिस करने की तनबीह दी। आनी आनी, इधर आओ जल्दी से। किचन में खड़ी फ़ायज़ा बेगम ने आवाज़ लगाई। जी 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 अम्मी।
चलो मेरा बेटा ये सारे बर्तन समेटो, जल्दी से धो लो। फायजा बेगम ने लंच के लिए प्याज काटते हुए कहा, जबकि अनाया को लगा शायद इससे सुनने में गलती हो गई है। कहा अम्मी, कान करीब लाकर बोली, बर्तन समेट कर धो लो। अब समझी? कदरे ऊंची आवाज़ में बोली और अनाया एक झटके से पीछे हुई थी। अम्मी मैं कैसे बर्तन धोऊं? सदमे किसी कैफियत में बोली, क्या मतलब कैसे धोऊं? हाथों से धो और कैसे? चलो शाबाश जल्दी करो, मुझे नहीं आते ये गंदे बर्तन धोने। एक नज़र बर्तनों पर डालती हुई बोली, तुम्हें सिर्फ खाना, सोना और मोबाइल पर गेम गप्पे लड़ाना आता है, बस अगले घर जाकर मेरे सर पर खाक डलवाने का इरादा है। जब सास बोली कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, बेटी को फायजा बेगम गुस्से से बोलती जा रही थी, अच्छा ना हम ही कर देती हूँ, आप गुस्सा तो मत करें ना प्लीज़, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। अनाया ने फायजा बेगम को कहा और चुपचाप बर्तन समेटने लगी थी। ठा एक जोरदार आवाज़ पर फायजा बेगम ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ अनाया खड़ी जग के टूटे हुए टुकड़ों को देख रही थी। उफ, अनाया क्या कर दिया? अम्मी मैंने जानबूझकर नहीं किया, हाथ से छूट गया। रोहानचे से लहजे में बोली, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बाकी के बर्तन धो लो फिर उसे उठा लेना। फायजा बेगम कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, सो कदरे नरम लहजे में बोली, फला क्या बनेगा इस लड़की का? अफसोस के साथ सोचती फिर से खाना बनाने की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि अनाया आंखें रगड़ती बर्तन धोने में जुट गई थी। अरे गुड़िया, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पर? रात को खाने की टेबल पर असताब ने सफ़ेद पट्टी में लिपटा हाथ देखते हुए फिक्रमंदी से कहा, कुछ नहीं बाबा, बस ज़रा सा कांच लग गया था। शानी बेनियाजी से बोली, कांच लग गया? मगर कैसे? कांच का जग टूट गया था, बस इसी को उठाते हुए हल्का सा लग गया। बाबा इट्स ओके, अम्मी ने दवाई लगाकर पट्टी कर दी है, अब तो फुल ठीक है। दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा ना? अगर हो रहा है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। असताब उठते हुए बोले, नहीं बाबा बिल्कुल ठीक है। पक्का ना? वो अभी तक फिक्रमंद थी। जी बाबा, ये तुम्हारी माँ कहाँ है? नजर नहीं आ रही। फायजा बेगम की गैर मौजूदगी को महसूस करके अनाया से पूछा। अम्मी रूम में है, नुसरत आंटी की कॉल आई है ना, तो उनसे बात कर रही है। लो भाई आ गई तुम्हारी माँ, सद साहब ने फायजा बेगम को आते देखकर कहा। हाँ भाई बेगम, कर ली बुराइयाँ वगैरह? हद करते हैं आप भी, मैं क्यों करूँगी भला बुराइयाँ? नुसरत की बेटी सारा की शादी है, हम सबको बुलाया है। फायजा बेगम ने हाथ में पकड़ा मोबाइल अनाया को देते हुए बताया। अच्छा माशाल्लाह, कब है शादी? नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उन्होंने पूछा। कल रात मेहंदी का फंक्शन है, परसों शादी और 2 दिन बाद वलीमा। फायजा बेगम ने तफसील बताते हुए कहा था। अच्छा तो फिर तुम और अनाया चले जाना, वलीमे की दावत कैसे दे दी? भाई वो तो गालबन लड़के वाले करते हैं ना। हाँ मगर सारे के ससुराल वाले इसी शहर में है ना, तो नुसरत ने लगे हाथ वलीमे की भी दावत दे डाली थी। जाओ गुड़िया, जाकर तैयारी वगैरह कर लो तुम भी। फायजा को कोई गिफ्ट ले आना कल जाकर, सारा बेटी के लिए। असद साहब बोले थे, मैं नहीं जाऊंगी, तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, तुम सबा के साथ चली जाना। फायजा बेगम ने खामोश बैठी अनाया को कहा, जो झट से तैयार हो गई थी, मैं सबा को बता देती हूँ। खुशी से कहती फ़ोन लेकर कमरे की तरफ दौड़ी, जबकि असद और फायजा बेगम ने उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था। कब पहुंचेगी यार, कब से वेट कर रही थी तेरा। सबा ने चौथी बार अनाया को कॉल की, जो अब तक आईने के आगे खड़ी खुद को जायजा ले रही थी। आई एम रेडी, बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओके जल्दी आ जाए। वापस चले, मुझे छोड़कर आए। नक्सक सी तैयार अनाया ने टीवी लॉन्च में आकर कहा था। अनाया की आवाज़ पर रस्ते साहब के साथ साथ फायजा बेगम ने भी पलट कर देखा। येलो फ्रॉक और ग्रीन चूड़ीदार पजामा पहने, लंबे बालों को खोले, दूध सी रंगत पर बहुत सी लाइट मेकअप किए, वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। माशाल्लाह मेरी गुड़िया तो बहुत खूबसूरत लग रही है, खुदा नजर बच्चा बचाए आमीन। असद साहब ने उठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगे, आमीन सुम्मा आमीन। फायजा बेगम ने भी दिल से दुआ दी। अच्छा माँ बाप दुआओं का सेशन ख़त्म करें और चलें, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो। गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोले थे, गिफ्ट पैक कर रख लिया था ना? पीछे से फायजा बेगम बोली, जी जी रख लिया था, खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उन्होंने दिल में दुआ की थी। यार क्या बोरिंग पार्टी है, सिकंदर उकताए हुए लहजे में बोला। ओए उल्लू, ये पार्टी नहीं, मेरी कज़न की मेहंदी का फंक्शन है, समझा? उसामा ने उसके सर पे चपत लगा कर कहा था। व्हाटएवर यार, एक ही बात है, मैं जा रहा हूँ। किधर हो, किधर जा रहा है? अभी तो फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ। उसामा भी उठकर खड़ा हुआ था। फिक्र मत कर, घर नहीं जा रहा, एक जगह बैठ कर अगर गया हूँ, थोड़ी वॉक कर रहा हूँ इधर ही। अच्छा चल ठीक है, तो वॉक कर, मैं ज़रा अंदर देख लूँ, काम वगैरह तो नहीं कोई। उसामा ये कहकर अंदर की जानिब चल पड़ा, जबकि सिकंदर इधर उधर टहलने लगा। तभी एक बेहद खूबसूरत आवाज़ उसे अपने कानों में रस खोलती महसूस हुई थी। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने। पलट कर देखा तो गोया नजरें हटाना भूल सा गया, महबूब सा होकर इस हसीन हुस्न की परी को देखने लगा। हेलो। अनाया उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाकर बोली, जी जी बोले। खुद पर काबू पाते बोला, आपको सामा भाई बुला रहे हैं वो गेट पर। अनाया ने गेट की तरफ इशारा करते कहा, और सिकंदर ने गेट की समत देखा, जहाँ वाकई सामा खड़ा उसका मुंतजर था। ओ अच्छा थैंक्स, ये कहकर वो गेट की तरफ बढ़ा, जबकि अनाया भी सर झटक कर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। ये कौन थी? उसामा के करीब पहुंचकर सिकंदर ने पहला सवाल किया, तो चल पहले मेरे साथ मिठाई लेने, कम पड़ गई है, चल बैठ। उसामा से गाड़ी में बिठाते हुए बुड़बुड़ाया था, बताना कौन थी वो? उसकी सुई अब तक वहीं अटकी हुई थी। कौन? अच्छा वो अनाया है, सारे की फ्रेंड, उसामा ने बताया। अनाया? सिकंदर बुड़बुड़ाया था। क्या कुछ कहा तूने? नहीं कुछ भी तो नहीं, जल्दी से बोला। अच्छा अभी चलती हूँ, 12 बज गए हैं, चल सबा, बाबा आने वाले हैं, कॉल कर दी है मैंने। सारा से मिलकर दोनों बाहर लॉन में आ गई थी। वैसे मकरू मत हो जाना, आज तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है सच्ची। सारा ने उसे देखते हुए कहा, वो तो मैं पैदाइशी खूबसूरत हूँ।
अनाया ने बालों को एक अदा से झटकते हुए कहा और कुछ ही फासले पर खड़े सिकंदर के दिल को कुछ हुआ था। अरे नाया सबा यार, ये क्या इतनी जल्दी जा रही हो तुम दोनों? नुसरत बेगम ने आकर कहा। आंटी जल्दी कहाँ है, 12 बज रहे हैं और शहर के हालात तो आप जानती हैं ना। सबा बोली, हाँ ये तो है, कल शादी में जरूर आना और अपनी माँ अम्मा को पिलाना। नुसरत बेगम ने प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरते कहा, जी आंटी जरूर। अनाया ने शहादतमंदी से कहा। तभी असद साहब की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। अच्छा आंटी चलते हैं, खुदा हाफिज। दोनों ने रुखसत ली और गाड़ी की जानिब चल दी, जबकि फासले पर खड़ा सिकंदर जो बज़ाहिर दोस्तों में मसरूफ था, अब इसे महफिल एकदम बेरौनक सी लगने लगी और कुछ देर बाद वो भी मसरत करके घर की जानिब चल दिया। अगले दिन अनाया और फायजा बेगम शादी में नाजसी की वजह असद साहब की नासस तबीयत थी, सो फायजा बेगम ने नुसरत बेगम से माजरत कर ली थी। पापा मुझे जॉब करनी है, अनाया ने धीमे लहजे में असद साहब के पाँव दबाते कहा था। हैं क्यों गुड़िया, तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है? असद साहब हैरान थे। बस बाबा मुझे टीचिंग करना है, मेरा बीएससी का रिजल्ट भी आ गया है और वैसे भी मैं सारा दिन घर में बोर होती हूँ। प्लीज़ ना बाबा, मेहनत भरे लहजे में बोली। अच्छा मेरी गुड़िया कर लेना, मगर कहाँ करनी है जॉब, कौन से स्कूल में, ये तो बताओ। वो बाबा जिसमें सिदरा जॉब करती थी ना वहीं पर, असल में सिदरा ने जॉब छोड़ दी है ना, तो उसी ने मुझे कहा कि मैं वहाँ अप्लाई करूँ। उन्हें तफसीलात बताते हुए बोला। अच्छा चलो ठीक है, कर लें मेरी गुड़िया अपना शौक पूरा, असद साहब ने उसे इजाज़त देते हुए कहा था। ओह थैंक यू बाबा सो मच। वो खुशी से झूम उठी थी। तो फिर मैं कल इंटरव्यू देने जाऊँ ना? हाँ हाँ ज़रूर जाओ, इल्म बांटना बहुत अच्छी बात होती है। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते कहा था। एक आपने उसे बहुत सर चढ़ा रखा है। फ़ायज़ा बेगम को जब उसकी जॉब करने का पता चला तो असद साहब पर गुस्सा हुई थी। खैर है फ़ायज़ा बेगम, बच्ची उसे शौक है तो कर लेने दो ना पूरा। असद साहब बोले, ऐसे उल्टे सीधे शौक पाले हुए हैं आपकी साहबजादी ने, खरीदारी की अलिफ बे तक नहीं आती और चली है मोहतरमा उस्तानीगिरी करने। वक्त के साथ सब सीख जाएगी, तुम उसकी फ़िक्र करना छोड़ दो और गर्मा गर्म चाय पिला दो एक कप मुझे। आप ना मेरी बात कभी सीरियस लेना ही मत, गुस्से से बोली, जबकि असद साहब हंस दिए थे। मैं कम इन सर? अनाया ने दरवाज़ा न करते कहा था। इस तक वो इंटरव्यू देने आई हुई थी। यस कम इन प्लीज़। उसने सर उठाकर देखा और वहीं फ्रीज सा होकर रह गया। अस्सलाम वालेकुम सर। अनाया ने सलाम किया और उसने चौंक कर उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ सिट। थैंक यू सर। ये मेरी सीवी फाइल आगे बढ़ाते कहा था। नाइस। सुमित सनाया, पहले कहीं जॉब की है आपने? फाइल देखकर कहा, जी नहीं। वॉट, आपने इससे पहले कहीं जॉब की ही नहीं? मतलब आपके पास कोई तजुर्बा ही नहीं? वो हैरान होते हुए बोला था। तो सर इसमें इतना हैरानगी वाली क्या बात है, काम करने से ही तजुर्बा आता है, ये कॉमन सी बात है। ज़रा गुस्से से बोली। कूल डाउन मिस, आई नो आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। अपनी मुस्कुराहट दबाता बज़ाहिर संजीदा लहजे में बोला। रियली, थैंक यू सर। खुशी से बोली बाहर की जानिब चल दी थी। जबकि सिकंदर हैरान सा था। वो लड़की जिसने पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद हराम करी की हुई थी, खुद चलकर उसके पास आई थी। किस्मत के उस हसीन मिलन पर वो बहुत खुश था, न चाहते हुए भी उसके बारे में सोचे गया था। मीर सिकंदर अली शहर शहर के मशहूर बिजनेसमैन मीर हैदर अली का इकलौता बेटा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता अपने बाप के बिजनेस को संभालने के साथ साथ वो एक प्राइवेट स्कूल बहुत खुश इसलूबी से चला रहा था, जो कि उसकी माँ का ख्वाब था। साइमा बेगम खुद भी कभी कभार स्कूल का चक्कर लगा लेती थी, जबकि इस काम में उसका बाप भी उसके साथ था। हाँ तो बरखुरदार, कैसे चल रहा है तुम्हारा स्कूल? एक शाम दोनों बाप बेटा फुर्सत सलाम में बैठे थे, तब हैदर अली ने पूछा। बहुत अच्छा जा रहा है बाबा, चाय पीते हुए बोला। गुड। कल तुम्हें असद एंड कंपनी की फ़ाइल दी थी, तुमने देख ली? जी पापा, मैंने चेक कर ली, मुझे लगता है कि हमें उनके साथ डील कर लेनी चाहिए। राय देते हुए बोला था। हाँ मुझे भी यही लगता है, तो कल फिर आ जाना, मीटिंग रख लेते हैं सुबह। नहीं पापा, कल सुबह तो नहीं, क्योंकि कल स्कूल में स्टाफ मीटिंग है। आप ऐसा करें कि लंच के बाद की टाइमिंग देख लें, ओके? फिर 3 बजे ठीक रहेगा। परफेक्ट, सिकंदर बोला। खुशकिस्मती से अनाया की स्टाफ अच्छा मिल गया था, सब बहुत अच्छे थे। पहले ही दिन वो सबसे घुल मिल गई थी। हेलो कैसे हो सब की सब? रिफत ने स्टाफ रूम में दाखिल होते हुए कहा। स्टाफ रूम में इस वक्त सिर्फ फ़रह और अनाया ही थी। हम सब तो ठीक है, तुम सुनाओ कैसी रही शादी? फ़रह ने कहा, जबकि अनाया ने सर उठाकर एक नज़र उसे देखा। बहुत अच्छी, बहुत एंजॉय किया। रिफत बोली। वाओ, न्यू न्यू फेस। अनाया की तरफ मुड़ते हुए बोली। हाँ मैं अनाया, 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया। मैं रिफत, और मैंने गालिबन 2 साल पहले ज्वाइन किया था। इस तारुफ पर अनाया मुस्कुरा दी। वाह तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, इनफैक्ट तुम खुद भी बहुत खूबसूरत हो। रिफत ने कहा तो अनाया के साथ साथ फ़रह भी मुस्कुरा दी। यार ये बात उसे तकरीबन सभी कह चुके हैं, फ़रह ने बताया था। हाँ तो सच बात है ना? रिफत बोली थी। अब इतनी ज़्यादा तारीफ भी मत करो, इतनी भी खूबसूरत नहीं हो दुनिया में, मुझसे भी खूबसूरत लोग भरे पड़े हैं। अनाया बोली। होंगी, मगर तुम हमारे पूरे स्टाफ में सबसे ब्यूटीफुल हो। रिफत बोली। तो फ़रह ने भी तायद में सर हिलाया था। अच्छा जी थैंक यू। इनके सारी से बोली थी। वेलकम टू वेलकम, तो हम फ्रेंड्स ना? रिफत हाथ आगे करती बोली, जिसे अनाया ने खुश दिली से थाम लिया। फ्रेंड्स, चलो जी हो गई दोस्ती। फ़रह बोली तो अनाया मुस्कुरा दी थी। असद अंसारी और मीर हैदर अली की बिजनेस डील बेहद कामयाब रही। दोनों बहुत ही कम वक्त में अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों फैमिलीज़ का अक्सर एक दूसरे के घर आना जाना था, जबकि साइमा बेगम ने अनाया को पहली नज़र देखते ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। वो प्यारी मासूम सी लड़की पहली नज़र में ही उनके दिल में उतर गई थी। मैंने अपने बेटे को डिस्टर्ब तो नहीं किया? साइमा बेगम ने दरवाजे में खड़े होकर पूछा। अरे मामा बिल्कुल नहीं आए, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? सिकंदर जो फाइलों में सर दिए बैठा था, अपनी माँ की आवाज़ पर चौंका। मैंने सोचा कि अपने बेटे से ज़रा इजाज़त ले लो। उसके सर पर हाथ फेरती उसके बराबर आ बैठी थी। किस चीज़ की इजाज़त मामा? भाई तुम्हें कैद करने की इजाज़त। मुस्कुराकर बोली। क्या मतलब मामा? ना समझी से बोला।
मैंने अपने प्यारे से बेटे के लिए लड़की पसंद की है, अगर इजाज़त हो तो बात आगे बढ़ाऊँ। उसकी आंखों में देखती बोली, जबकि शादी की बात पर सिकंदर की नज़रों के आगे अनाया का नाजुक सरापा घूम गया था और वो धीरे से मुस्कुरा दिया। ओए होए, मेरा बेटा शर्मा रहा है। उसकी मुस्कुराहट देखकर बोली, नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर इजाज़त है मुझे अपनी बहू घर लाने की? मम्मा, आपको इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस हुक्म क्या करें। और जहाँ तक मेरी शादी की बात हो तो आपको पूरा इख्तियार है अपनी बहू सेलेक्ट करने का। उनके हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर बोला, जीते रहो, अगर तुम्हें को पसंद हो तो बताओ बेटा, क्योंकि शादी तो आखिर तुम्हें ही करनी है ना। नहीं मामा, मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है। वो चाहते हुए भी न जाने क्यों उन्हें अनाया के बारे में ना बता सका। जीते रहो, खुश रहो, उसके माथे पर अपनी ममता की मोहर सब करते हुए बोली थी। उनके जाने के बाद वो अनाया के ख्यालों में खो सा गया था। सुबह वो जब स्कूल पहुंचा तो उसकी टेबल पर अनाया का रेजनिंग रेसिंग लेटर देखकर चौंका था। मिस अनाया को भिजवा दो, भेजो ज़रा। पियोन को बोला था। नहीं, कम इन सर। यस प्लीज़ कम इन, उसे देखते हुए बोला। लाइट पिंक कलर में वो बहुत ही मासूम लग रही थी। ठीक इसी लम्हे मेरे सिकंदर को अपना दिल उसी के लिए धड़कता महसूस हुआ। उसने फैसला कर लिया कि आज आकर वो साइमा बेगम से उस लड़की के बारे में बता देगा। प्लीज़ बैठें। आप बताना पसंद करेंगी कि आप रिज़ाइन क्यों कर रही हैं? उसके चेहरे को नज़रों में समोते हुए बोला, एक्चुअली सर मेरी शादी होने वाली है तो इसीलिए। नज़र नीचे की बहाना पकड़ते हुए बोली, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने उसे स्कूल से दिल भर जाने और शौक पूरे होने का बताया तो यकीनन वो उसे जॉब छोड़ने नहीं देगा। और तुम शादी कैसे कर सकती हो? वो भड़क उठा। अभी-अभी तो इसका दिल इस लड़की की मोहब्बत में झुका था। दूसरी तरफ अनाया उसकी इस तरह चिल्लाने पर डर सी गया। आई एम सॉरी। ओके, आप जा सकती हो, मामले की नज़ाकत महसूस करके बोला, जबकि अनाया ने वहाँ से खिसक जाने में ही आफिया जानी। तुम कैसे कर सकती हो किसी और से शादी? कैसे? सारा गुस्सा दीवार पर मुँह के बरसाते हुए निकाला था। मुबारक हो भई, बहुत-बहुत। घर आई तो मलिहा और सालिया पहुंची हुई थी। दोनों ने उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी, जबकि फ़ायज़ा बेगम अभी उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। हैं, किस बात की मुबारक बच्चों? वो हैरान थी। लो भई, ये तो वही बात हो गई, न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने। सालिया बोली तो सब हंसती है। अनाया ना सब्जी से सबको देखने लगी। तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। मलिहा खुशी से बोली, क्या? क्यों मेरी शादी क्यों? मेरी शादी कैसे हो सकती है? हैरान थी, जैसे हमारी हुई वैसे ही तुम्हारी होगी, सिंपल। सालिया बोली, अम्मी आप देखें ना बच्चों को क्या बोल रही हैं। किचन में खड़ी फ़ायज़ा बेगम को आकर बोली, बिल्कुल ठीक बोल रही है, मेरी शहज़ादी बेटी की शादी है 10 दिन में। उसके गाल को प्यार से थपथपाते हुए बोली, जबकि अनाया एक निगाह डालकर कमरे की जानिब चलती थी। फ़ायज़ा बेगम से जब साइमा बेगम ने अनाया का हाथ मांगा तो उन्होंने बिना देर किए हाँ कर दिया। और अपनी बेटी और अपनी तरबियत पर इतना भरोसा तो था ही कि वो कभी इनकार नहीं करेगी। जबकि अनाया हैरान थी, वो तो झूठ बोल के जॉब छुड़ाई थी, यहाँ उसका वही झूठ सच बनकर उसके सामने खड़ा था और उसने एक मशी की लड़की की तरह सर झुका दिया था। इधर सिकंदर का बुरा हाल था। वो पहली लड़की थी जो एक पल में उसके दिल की दुनिया में पलट गई। चाहने के बावजूद भी वो उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। अजीब बेबसी सी थी। इधर साइमा बेगम ने जब उसे 10 दिन में उसकी शादी कर दिया तो अपनी माँ की खुशी के आगे उसे अपना दर्द बेहद छोटा सा लगा। उसने सोच लिया था आने वाली लड़की को वो पहले ही दिन सब सच-सच बता देगा, फिर चाहे वो उसके साथ रहेगी या उसे छोड़ जाएगी। तो तय है कि वो मीर सिकंदर अली कभी इस लड़की से मोहब्बत नहीं कर पाएगा। सिकंदर ने तकलीफ से सोचा और दूर कहीं तकदीर उसकी इस सोच पर मुस्कुरा दी थी। दोनों घरों ने शादी बेहद सादगी से करने की पॉलिसी पर अमल किया। ठीक 10 दिन बाद अनाया दुल्हन बनकर इंसारी हाउस से पिया के घर सुधार गई। इस वक्त वो शानदार से रूम में, जो कि बहुत मेहनत से सजाया गया था, बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सिकंदर बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते दोस्तों के बीच खड़ा अपनी मोहब्बत को सोचे जा रहा था। उफ, अभी बस भी करें, 7 समंदर पार थोड़ी न गई है, इसी शहर में है। सालिया ने रोती हुई फ़ाज़िल बेगम को तसल्ली देते हुए कहा, जो अनाया के रुखसत होने पर रोई जा रही थी। भाई मुझे तो तुम्हारी माँ की समझ नहीं आती। पहले मेरे कान खाती रहती थी कि शादी कर दो, उम्र गुजर रही है, और अब जब कर दी है तो भी बर्दाश्त नहीं। असद साहब बोले तो सालिया मलिहा हंसती थी, जबकि सूं करती फ़ायज़ा बेगम ने उन्हें घूर कर देखा था। हाँ, आपको तो बस यही कहेंगे ना कि मैं बहुत ज़ालिम माँ हूँ, बोलकर फिर से सूं करने लगी थी। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम बताओ बच्चों, मैंने ही कहा, असद साहब मासूमियत से बोले। मलिहा और सालिया ने हंसते हुए नामे गर्दन हिलाई थी। इस तरह कुछ बातों के बाद मलिहा और सालिया भी अपने अपने मिजाजी खुदाओं के साथ अपने घर चली गईं। कमरे का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया था। अनाया का दिल धड़क सा गया था। एक अनजाना सा एहसास, अनदेखा शख्स सिर्फ 10 दिनों में उसकी ज़िंदगी भर का साथी बन गया। दिल में लाखों अरमान थे। लंबे से घूंघट में वो मुस्कुरा दी। तभी वो एक हारे हुए जवारी की तरह उसके बराबर ढेसा गया। अनाया को हैरत हुई थी। मामा ने तुम्हारे लिए दिए हैं, पहन लो, तुम्हारी मुँह दिखाई है। 2 बेहद खूबसूरत कंगन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। अनाया ने कांपते हाथों से थाम लिए थे। सुनो, तुमने कभी मोहब्बत की है? सवाल पूछा गया। अनाया के नफ़ी में सर हिलाने पर वो हंसा। अच्छा किया जो नहीं की। एक राज की बात बताऊं तुम्हें? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मैंने की है मोहब्बत। नहीं, एक्चुअली मुझे हो गई है मोहब्बत, बस वो मेरी ना हो सकी। हारे हुए लहजे में बोला। अनाया के अंदर छन से कुछ टूटा था। किस्मत भी कभी कभी कितने अजीब खेल खेलती है ना, जैसे जिसे हम चाहते हैं उसे हमसे छीनकर एक नापसंदीदा इंसान को हमारी ज़िंदगी में शामिल कर देती है, और हम महज अपने बड़ों की खुशी की खातिर इस शख्स को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सब उसे उसे सुना रहा था, जबकि वो मुश्किल से आंसू ज़ब्त किए खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। चलो सो जाओ, तुम, बहुत रात हो गई है, मैं नीचे सो जाऊँगा, तुम यहाँ आराम से सो जाओ, उठते हुए बोला।
जबकि अनाया टूटे हुए दिल की कुर्सियां समेटने लगी थी। अपना बिस्तर ज़मीन पर सेट करके लाइट ऑफ कर दिया और वो चेंज करने और जी भर के रोने की गर्ज से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अच्छी तरह रो धोकर और चेंज करके जब वो वापस आई तो वो सो रहा था। एक निगाह डालकर वो चौंकी। उसको स्कूल प्रिंसिपल सिकंदर सर, वो बुड़बुड़ाई थी। ओह, तो मीर सिकंदर अली, मैं आप पे थोप दी गई हूँ, नापसंदीदा शख्स हूँ। दुख से सोचा, साथ ही आंखें भर आई थी। ढीले ढाले से ब्लैक ड्रेस में बाल खोले बिना मेकअप के दुपट्टे से बेनियाज वो बेहद हसीन लग रही थी। एक नज़र सामने पड़े कंगन को देखा, दिल दुख से भर गया था। अपना बिस्तर सेट करके खामोशी से जाकर लेट गई। आंसू एक बार फिर से उसका तकिया भिगोने लगे। दिल भर के रोने के बाद उसे अपना गला सूखता महसूस हुआ तो पानी पीने के लिए उठ गए। अंधेरे में साइड टेबल पर ग्लास ढूंढने लगी, तभी ठा की आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। अनाया लाइट ऑन करने के लिए जो ही उठी थी, ज़मीन पर बिखरे कांच अनगिनत छोटे छोटे बड़े टुकड़े उसके नर्म और मुलायम पाँव में घुसते चले गए और मार्बल के सफ़ेद फर्श शुरू कर गए थे। उफ अम्मी, शदीद तकलीफ से उसके मुंह से निकला और वहीं फर्श पर बिछे फासले पर बैठती चली गई। ग्लास गिरने की आवाज़ पर सिकंदर चौंका, मगर उठने की जहमत गवारा नहीं की। अब उस आवाज़ पर पट से आंखें खोल दी और उठकर लाइट ऑन कर दी। रोशनी होते ही अनाया ने आंखें मीच लीं, जबकि सिकंदर की आंखें हैरत से बाहर को बनाई थी। अनाया, तुम? वो हैरान भी था और खुश भी। तभी उसकी निगाह फर्श पर बिखरे कान से होती उसके पाँव पर पड़ी, जहाँ से खून बहुत दरिया दिली से बह रहा था, जबकि वो पाँव पकड़े रोई जा रही थी। माय गॉड अनाया, ये सब कैसे? पागल लड़की। उसे एहतियात से सहारा देकर सामने पड़ी कुर्सी पर बिठाकर उसके पाँव का जायजा लेने लगा। मेरे खुदा, ये तो बहुत से टुकड़े चुप गए हैं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसे उठाते हुए बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। रोते हुए बेबसी से बोली, सिकंदर के दिल को कुछ हुआ तो डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं उठाकर ले जाऊंगा। उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, चादर उससे उड़ाई और आगे बढ़कर बाजू में भर लिया। छोड़े मुझे, मुझे नहीं जाना आपके साथ, छोड़ें। उसकी मजबूत बाजू में मचल सी गई, आंसू बदसतूर उसकी आंखों से जारी थे। वो शख्स जो चंद घंटे पहले उसे अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा था, यहाँ तक कि उसे छूना भी गवारा नहीं किया था, अब उससे इतनी ही हमदर्दी जता रहा था। उसका दुख कुछ और बढ़ गया था। चुप, एकदम चुप। अगर अब तुम्हारी आवाज़ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? एकदम उसका पारा हाई हो गया था, जबकि अनाया सहम सी गई। वो उसे गुड़िया की तरह उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। वो उसे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल ले गया था, जहाँ डॉक्टर ने उसके दोनों पाँव से एहतियात से कांच निकाल कर टाँके लगाकर पट्टी कर दी। दर्द कम करने की दवाओं के साथ उसे 3-4 दिन तक चलने फिरने से भी मना कर दिया। वापसी पर भी वो उसे गोद में उठाए वापसी लाया। आधी रात के इस पहर गोया। हॉस्पिटल में ज़्यादा रश नहीं था, फिर भी बहुत सी नर्सेस ने इन दोनों को मायूस निगाहों से देखा, मगर सिकंदर को परवाह न थी। कुछ खाया था तुमने? उसे बेड पर लिटाते हुए बोला। नैने नाम में सर हिलाया। तकलीफ अब भी थी, मगर पेन किलर इंजेक्शन की वजह से पहले से काफ़ी कम थी। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। उसे हैरान छोड़कर किचन की जानिब चल दिया। जबकि अनाया इस दोगले शख्स को हैरत और दुख से सोच रही थी। आंसू एक बार फिर पलकों की हद तोड़कर बाहर आ गए थे। दूसरी तरफ सिकंदर ने इस वक्त मुलाजमों को जगाना मुनासिब न समझा और खुद ही दूध और ब्रेड लेकर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। वापस आए तो वो बेखबर सो रही थी। शायद इंजेक्शन का असर है, उसने सोचा। ट्रे साइड पर रखे कांच के टुकड़े फर्श से साफ किए, मुबादा फिर से न लग जाए। इन सब कामों से फारिग होकर उसके बराबर बैठा था। धीरे से उसका मेहंदी से सजा हाथ अपने हाथों में लिया। आई लव यू अनाया, बेसाख्ता हाथ अपने लबों से लगाया। सोते हुए वो बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। सिकंदर बेखुद से उसे देखे गया। उसका दिल बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? मेरे ख्याल में आयत ऐसी है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे, क्योंकि जहाँ एक दफ़ा मैंने पढ़ी थी तो उसमें इस तरह से आ रहा था। सिकंदर सुबह उठा तो वो अब तक बेखबर सो रही थी। उसने उसके पाँव का जायज़ा लेकर और एक प्यार भरी नज़र उस पर डालकर वॉशरूम का रुख किया था। वापस आए तो वो जाग चुकी और साइमा बेगम परेशानी से उसके पास बैठी थी। उसे आता देखकर बोली, सिकंदर बेटा, ये सब क्या है? मुझे जगा देती, तुम आकर मैं चलती। तुम लोगों के साथ हॉस्पिटल हद करते हो तुम भी। नैना ने मुख्तसर अपने ज़ख्मी होने का किस्सा बता दिया और वह हकीकत में परेशान हुई थी। इट्स ओके मामा, मैं ले गया था और दवा भी ले आया था। उन्हें परेशान देखकर जल्दी से बोला, ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना बच्चे? ममता भरे लहजे में पूछा और उसकी आंखें भर आईं। बमुश्किल जब्त करके बोली, नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। शिकवे भरी निगाह सामने खड़े सिकंदर पर डाली। रात की सारी बातें दिमाग में घूम गईं, जबकि सिकंदर उसकी इन नज़रों का मतलब न समझ सका। कन्फ्यूज सा उसे देखने लगा। अनाया ने नज़रों का साबिया बदल लिया। जब ये शख्स उसका दिल मेरा नहीं तो उसे देखने का हक भी मेरा नहीं। दुख से सोचा, अच्छा तुम बस फ्रेश हो जाओ और आराम करना, मैं तुम दोनों का नाश्ता यहीं पे भिजवा देती हूँ। ओके मामा, और प्लीज़ ये ट्रे ले जाएं, रात में अनाया के लिए लाया था मगर ये सो गई थी। अनाया के कुछ कहने से पहले ही वो ट्रे साइमा बेगम को पकड़ाते बोला और वो मुस्कुराते हुए ट्रे धाम कर बाहर की तरफ रवाना हो गई थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? साइमा बेगम के जाने के बाद उसके पास आकर पूछा। कितनी देर से जब्त शुदा आंसू बह गए थे। अनाया, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू से किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं थे। और अनाया का दिल चाह के कह दे उससे कि हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, पाँव से ज़्यादा दिल में, मगर ये सारी बातें बस वो सोच कर रह गई थी। नहीं ठीक हूँ मैं। उठते हुए बोली, अरे क्या कर रही हो, डॉक्टर ने मना किया ना चलने से? उसे उठता देखकर बोला था, मुझे फ्रेश होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसकी हमदर्दी
दिखाने पर उलझन होने लगी थी। नहीं हो तुम ठीक, और चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ। उसके लाख ताने करने के बावजूद भी सिकंदर ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया था। अच्छे से हाथ मुंह धो लो, फिर मुझे आवाज़ दे देना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ओके। अनाया ने ना चाहते हुए भी सर हिलाया और फिर वो उसे वापसी भी उसी एहतियात से उठाकर ड्रेसिंग टेबल तक लाया। अनाया समझ ना सकी हमदर्दी है कुछ और। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी आता हूँ, उसे आईने के सामने बिठाते हुए बोला और मुसलसल चीखते हुए मोबाइल फ़ोन को उठाए बाहर निकल गया था। अनाया ने एक नज़र खुद को सामने लगे शीशे में देखा। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। फिर भी उसका सोगवार सा हुस्न मान नहीं पड़ा था। नहीं, मैं ऐसा चेहरा लेकर अम्मी बाबा के सामने नहीं जाऊंगी। उनको कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि उनके गलत फैसले का, कभी भी नहीं। अनाया, असल तुम इस शख्स के लिए नापसंदीदा हो, मगर इस बात का एहसास मैं अपने अम्मी पापा को कभी नहीं होने दूंगी। आंखों में आए आंसू बेदर्दी से रगड़ते हुए सोचा। ब्रश उठाकर मेकअप के नीचे अपने दर्द को छुपा लिया था। बालों को सुलझाकर पारी की हुई थी कि सिकंदर मुस्कुराता वो मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए अंदर आया। मोबाइल फ़ोन और उसकी मुस्कुराहट अनाया को बहुत कुछ समझा गई थी, जबकि सिकंदर उसे देखकर फ्रीज सा हो गया। रेड कलर की ड्रेस में लाइट सा मेकअप के बालों को खोले वो उसके ईमान को आजमाइश में डाले हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिकंदर ने चौंक कर दरवाजे की सिम देखा जब मुलाजमा नाश्ते की ट्रे सजाएं खड़ी थी। साहब जी, ये नाश्ता। हाँ, ये यहाँ रख दो। और वो ट्रे रखकर खामोशी से पलट गई थी और वह अनाया को उठाने के लिए आगे बढ़ा था। मैं खुद चल सकती हूँ, एकदम से पीछे होते हुए बोली। श्योर। हाँ, और वो तकलीफ जद करती एड़ियों पर चलकर बेड तक पहुंची। चलो अब जल्दी से फ्रेश नाश्ता करो, फिर मेडिसिन भी खानी है। वो इसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। अनाया को उसकी इस अंदाज से उलझन होने लगी। नाश्ते के दौरान मुसलसल अपने चेहरे पर नजरों की तपिश महसूस करती रही, मगर एक बार भी नजर उठाकर ना देखा। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत था, मर्दाना व चाहत का मुकम्मल शाहकार, मगर उसका ना था तो किस हक से देखती। हक तो उसका था जिससे अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू कर कर आया था। दुख से सोचा। दूसरी तरफ सिकंदर उसकी इस खामोशी का मतलब ना समझ सका। अपनी खुशी में वो अपने बोले गए अल्फाज बिल्कुल भूल चुका था। अब उलझा उलझा सा उसका रवैया समझने की कोशिश कर रहा था। ना, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? उसका नाजुक सा मेहंदी से सजा हाथ अपने हाथों में थामते बोला। ये सवाल आप खुद से पूछें तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। नजरें बदस्तूर नीचे चुपते हुए लहजे में बोली थी। सिकंदर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया दरवाजा खुला। फायजा बेगम का चेहरा नमदार हुआ था। क्या हुआ मेरी जान, ठीक होना? तुम बेटी की माँ थी आखिर। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। बाबा नहीं आए क्या? तसल्ली देती हुई एस साहब का पूछा। आए हैं, तुम्हारे बाबा भी बाहर हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सिकंदर बोला। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, माफ़ करना, उसका सुनकर परेशान हो गई थी, ध्यान ही नहीं रहा। कैसे हो तुम? उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोली थी। मैं ठीक हूँ, और आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसकी मैं हूं ना। शहादतमंदी से बोला। हनाया ने इस दोगले इंसान को हैरत से देखा था। जीते रहो, खुश रहो, उसे दिल से दुआ दी। अच्छा आंटी आप बैठे, मैं अंकल को भी यहीं भेज देता हूँ, उसे देखता हुआ बोला, जबकि फायजा बेगम ने सर हिलाया था। और फिर सब खुशी खुशी उससे मिलकर वापस चले गए थे। वो सबसे अपने जज्बात, एहसासात और दुख छुपाने में कामयाब रही थी। 3 दिन बाद वलीमे का फंक्शन भी था। वलीमे का इंतजाम घर के वसी और अरीज लॉन में किया गया था। ऑरेंज कलर का हल्के से काम वाला फ्रॉक, नाजुक सी ज्वेलरी, लाइट सा मेकअप और सलीके से सेट किए गए दुपट्टे के साथ शानदार स्टेज पर बैठी वो हर देखने वाले को दूसरी नजर डालने पर मजबूर कर रही थी। जबकि उसके बराबर बैठा सिकंदर 3 पीस सूट में मलबूस मर्दाना वजाहत का पेकर लग रहा था। दोनों की जोड़ी हकीकी मायनों में चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। फायजा और साहिबा बेगम दोनों आते जाते दोनों की बलाएं ले रही थी। शादी जितनी सादगी से हुई थी ना, वलीमा उतना ही शानदार था। शहर भर से बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। सिकंदर किसी काम से जो ही उठा, आसपास खड़ी नए की स्कूल स्टाफ फ्रेंड्स उसके पास पहुंच गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो यार, बहुत प्यारी लग रही हो, फरा ने कहा। फिर बारी बारी सबने सच्चे दिल से उसकी तारीफ की और उसे मुबारकबाद दी थी। वाह आनी, तुम तो बड़ी सोशल हो, इतनी सारी फ्रेंड्स, सालिया ने आकर कहा। तो सबके साथ साथ अनाया भी मुस्कुरा दी और इससे कुछ फासले पर खड़े सिकंदर को अपने इर्द गिर्द बाहर सी महसूस हुई थी। ये मेरी आप ही हैं सालिहा, सबसे उसका तारुफ करवाया। और आप ही की स्कूल स्टाफ हैं, ये स्कूल स्टाफ है मेरा। फिर उसने बारी बारी सबका तारुफ करवाया। चलो भाई तुम लोग बातें करो, मैं भी आई, ये कह के स्टेज से उतर गई थी। सो सो स्वीट ना, मिकत ने कहा था। हाँ यार, तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत क्यूट है यार। रिफत कहाँ पीछे रहने वाली, थैंक्स। अनाया मुस्कुरा दी थी। वैसे हमारे सर भी बहुत स्वीट, क्यूट और डैशिंग है, क्यों अनाया? ठीक कहा ना, रिमशा ने आंख मार कर कहा। इस बात पर सब हंसती थी, जबकि अनाया खज्जल सी होकर देखने लगी। और फिर उसकी नज़र सिकंदर पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। दुख से इस दोगले आदमी को देखा जिसके दिल में कुछ और था, चेहरे पर कुछ और। रात सिकंदर रूम में आया तो वो सो चुकी थी। पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा था। कितने ही लम्हे वो उस लड़की को देखता रहा जो न जाने कब उसके दिल की मंडीर पर बर्जमान हो गई थी, और हसीन इत्तेफाक कि उसकी वो हम सफ़र भी बन चुकी। एक बात वो अब तक नहीं जान पाया था कि वो उससे इतनी किची किची और दूर क्यों रहती है। अगले दिन कुछ औरतों का सिलसिला अगले दिन कुछ दावतों का सिलसिला चलता रहा।
इस वक्त भी वो दोनों मलिहा और सालेहा के घर दावत पर मौजूद थे। बहुत मज़ेदार खाना था, ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया था मैंने तो। खाने से फारिग होकर सब लाउंज में आकर बैठे थे। सिकंदर ने कहा, भाई हमारी बेगम खाना ही इतना टेस्टी बनाती हैं। अरसलान ने मलिहा की तरफ देखते हुए कहा था, एक्सक्यूज़ मी अरसलान भाई, मेरी मेहनत भी शामिल थी। सालेहा इस नाइंसाफ़ी पर चिल्ला उठी। इस अंदाज पर बोलने पर वहाँ मौजूद लोग हंस दिए थे। हाँ भाई, मेरी वाइफ़ी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सलमान अपनी बीवी की साइड लेता हुआ बोला। अच्छा बाबा, दोनों के हाथों में बहुत जायका है। अब खुश? अरसलान ने दोनों की तारीफ की थी। हाँ, ये हुई ना बात, सालेहा बोली थी। वैसे सिकंदर भाई, आप इसके हाथों की चाय ज़रूर पीना, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बनाती है। सालेहा ने मायने खेज नज़रों से अनाया को देखा, जबकि उसने बेचैनी से पहलू बदला और सबने सालेहा की तरफ देखा था। सच्ची? सिकंदर ने अनाया की तरफ देखकर कहा। आपू प्लीज़ ना, मुल्तजी लहजे से बोली, जबकि वो सालेहा ही क्या जो बाज आ जाए। चाय का पूरा किस्सा सुना दिया। पूरा लाउंज कहेगा उससे गूंज उठा था, जबकि अनाया खज्जल सी नज़रें झुकाए बैठी रही। सिकंदर पूरा टाइम उसे नज़रों के हिसार में लिए बैठा रहा। फिर कुछ वक्त मजीद गुजार कर वो दोनों घर की तरफ जानिब रवाना हो गए। पूरा रास्ता आंसू बहाती रही, आंसू जब्त करती रही थी। आजकल न जाने क्यों बात बात पर उसकी आंखें भीग जाती थी। शायद अपनी बेवकूफ़ी का एहसास था, जो कांच बनकर उसके दिल और आंखों में चुभता रहता था। मीर हैदर अली और सायमा बेगम उम्रे करने जाने वाले थे। हैदर अली सिकंदर को अहम बिजनेस डील्स के मुतालिक बता रहे थे। तभी सायमा अनाया के कमरे में आई थी। मैंने अपनी बेटी को डिस्टर्ब तो नहीं किया? दरवाजे पर खड़ी सायमा बेगम ने पूछा। अरे मामा, बिल्कुल भी नहीं आए। वो जो आराम से लेटी हुई थी, उन्हें देखकर एकदम उठ बैठी। वो उन्हें अपनी माँ की जैसी ही इज्जत देती थी, जबकि सायमा बेगम भी उसे अपनी बेटी जैसा ही प्यार देती थी। जीती रहो। उसके सर पर हाथ फेरकर उसके बराबर आ बैठी। अनाया, तुम खुश हो ना बेटा? सिकंदर के साथ उनके लहजे में न जाने ऐसा क्या था कि अनाया चौंक कर उसे देखने लगी थी। बेटा बताओ। जी मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मसनूई मुस्कुराहट से जाकर बोली। देखो बेटा, तुम सिकंदर का ख्याल रखना, अब तुम्हें उसका ख्याल रखना है। उसके काम अपने हाथों से करो, उसके लिए खाना बनाना, उसे टाइम दो। प्यार से बोली। जी मामा, और देखो शौहर तब भी खुश होता है जब उसकी बीवी खुश हो। तुम सजी संवरी रहा करो ना बेटा। जी मम्मा, आप फिक्र मत करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी तरफ से उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। एक पल को इनाया का दिल चाहा उन्हें बता दे कि आपका बेटा किसी और से प्यार करता है, किसी और से शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर ना बोल पाई थी। जीती रहो। बस मम्मा, वहाँ जाकर मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। आप माँ बेटा, माँ का दिल तो हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआ को रहता है। उसे गले लगाकर बोली थी। और फिर अगले दिन 12 बजे हैदर अली और सायमा बेगम उम्रे के मुबारक सफ़र पर रवाना हुए थे। हेलो हनाया, दोनों को एयरपोर्ट छोड़कर उसने हनाया को कॉल की। उसके सर में दर्द था, इस वजह से वो एयरपोर्ट ना आ सकी। जी, वो बस इतना ही कह पाई। सुनो, मैं ज़रूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, एक मीटिंग है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो मुझे कॉल करना है। क्या तो फिर ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। ओके, जल्दी से बोलो। ओके ओके। अनाया ने ये कहकर कॉल कट कर दी थी। ज़रूरी काम मिलना होगा अपनी इसी माशूका से। पहले मामा पापा का डर था ना, अब तो वो नहीं है, तो अब खुली छूट है मुझे अपनी इस मनूस आशिकी से प्यार जताने की। चल कर सो जाता। दुल्हन बीबी मुलाजमा की पुकार पर अपने हसीन ख्याल से पा रही। हाँ हाँ, क्या हुआ? वो दुल्हन बीबी, आज क्या बनाऊँ खाने में? आज यूँ करो, चिकन कढ़ाई बना लो, कुछ सोच कर बोली। ओ, और हाँ सुनो, मुलाजमा जो जाने के लिए पलटी थी, उसकी पुकार पर से सवालिया नजरों से देखने लगी। आज साहब नहीं आएंगे खाने पर, तो तुम यूँ करो कि उनका खाना पैक कर देना, बल्कि जब पैक करने लगो तो मुझे बुला लेना, उसे हदायत देती हुए बोली थी। जी दुल्हन बीबी, कहकर मुलाजमा किचन की तरफ बढ़ गई। बहुत शौक है ना शौहर साहब आपको इश्क आशिकी का? जस्ट वेट एंड वॉच। सामने लगी सिकंदर की मुस्कुराती तस्वीर को उंगली दिखाते हुए बोली और फ्रेश होने वॉशरूम की जाने पड़ गई थी। दुल्हन बीबी, खाना तैयार है, पैक कर दूँ? इस वक्त वो अपने कपड़ों को दुरुस्त कर रही थी, जब मुलाजमा ने आकर इतला दी। नहीं, मैं पैक कर दूंगी, तुम यूँ करो, ये कपड़े समेट कर रख दो। बेड पर बिखरे कपड़ों की जानिब इशारा करते हुए बोली, खुद किचन की तरफ चल दी। खाना पैक करने से पहले एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डालकर आशिकी डाला था। करें आशिकी, अब खुद भी नोश फरमाना और अपनी चुड़ैल महबूबा को भी ठुसवाना। मिर्चें मिक्स करते हुए बुड़बुड़ाई थी। कुछ चाहिए दुल्हन बीबी आपको? नहीं। अच्छा, मैं साहब के ऑफिस जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। टिफिन उठाते हुए बोली थी। एक्सक्यूज मी, सिकंदर साहब हैं ऑफिस में? नया ने उसकी सेक्रेटरी से पूछा, चुकी वो वली में मैं उससे मिल चुकी थी, सो उसे पहचान गई थी। जी मैम, वो अपने ऑफिस में है, आए मैं आपको ले चलती हूँ। खुशदिली से बोली। रनाया भी मुस्कुराकर उसके पीछे हो रही। ये ऑफिस है सर का मैम। ये ऑफिस है सर का मैम। एक शानदार कमरे की तरफ इशारा करते बोली। थैंक यू। मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। मैं आई कम इन सर? यस प्लीज़। बिना नजर उठाए फाइल में सदी बोले, खाना लाई थी। वो टिफिन टेबल पर पटकती हुई बोली थी। अरे ना, ये तुम कब आई? तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तो ये सब लाने की क्या जरूरत थी? बैठो तुम। मुझे ऑफिस में देखकर सिकंदर को खुशगवार सी हैरत हुई थी। अभी अनाया ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि एक बेहद मॉडर्न कपड़ों में मलबूस करते सामने सी लड़की बेतकल्लुफी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। आओ सिकंदर चलें। सिकंदर को मुखातिब करते हुए बोली। तभी अनाया को देखकर उसे ब्रेक लगाओ। हु इज शी? नाक चढ़ाकर अनाया को देखा और सिकंदर से पूछा। माय वाइफ इनाया। और अनाया, ये सानिया है, मैनेजर अंकल की बेटी है, मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त। सिकंदर ने दोनों से एक दूसरे का तारुफ करवाया। नाइस, खुशी हुई आपको देखकर यहाँ पर।
अनया ने मुस्कुराते हुए यहाँ लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जबकि सिकंदर ने चौंक कर उसे देखा। सेम टू यू। अब जब तुम खाना ले आई हो तो यहीं खा लेते हैं। और तुम भी बैठो। सिकंदर ने सानिया को ऑफर की, जो मुंह बनाकर बैठ गई। आप तो खाना खाए, मैं चलती हूँ। उठकर खड़ी हो गई थी। नहीं, मैं घर से खाकर आई थी, आपके लिए पैक कर लाई हूँ। अच्छा, चलती हूँ कहकर अपनी मुस्कुराहट दबाए दरवाजे की तरफ मुड़ी और बाहर जाकर खड़ी हो गई। कैसी नक्सड़ी बीवी है तुम्हारी। सानिया की आवाज़ सुनाई दी। अनया का दिल चाहा उसका सर फोड़ दे, मगर कंट्रोल करके, वैसी भी बात नहीं, तुम छोड़ो बाकी बातें, खाना खाओ। टिफिन खोलता हुआ बोला, हाँ हाँ खाओ। फिर तुम्हें दाने की क्या कहानी याद आएगी, पुरानी चीज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। दांत पीसते हुए सोचा और अगले लम्हे उसे सानिया की चीख सुनाई दी थी। ओएमजी, इतनी मिर्च। उफ, सिकंदर तो जैसे पानी की टंकी खोलकर बैठा है ना, जो सिकंदर पानी कर रही है। चलकर सोचा, मुस्कुराती हुई बाहर की जानी पड़ी। वो चश्म तसव्वुर से उसका बुरा हाल होता देख रही थी। खानी पड़ती है खानी पड़ती हैं इश्क में मिर्चें कैसी कैसी, मुस्कुराकर सोचती। गाड़ी की तरफ बढ़ी, जहाँ ड्राइवर उसका मुंतजर था। प्लीज़ अल्लाह जी माफ़ कर देना, मुझे पता है मैंने गलत किया, प्लीज़ माफ़ कर दें। इस वक्त वो नमाज से फारिग होकर दुआ मांगने में मगन थी। मगर इस सानिया की बच्ची ने भी तो गलत किया ना, मेरे शौहर पर डोरे डालने की क्या ज़रूरत थी उसे। और तो और वो नक्सड़ी भी बोला, खुशो खजू से अल्लाह से शिकवा करने में लगी हुई थी। और सिकंदर ने जाने कब कहाँ आकर दरवाजे से देख लेकर दिलचस्पी से उसे सुन रहा था। और आपने देखा ना कितनी बेशर्मी से उनका नाम ले रही थी। अच्छा हुआ जो मिर्चें लगी, मगर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। इस मनूस औरत को वॉशरूम में फिसला देना, टांग वांग तुड़वा देना उसकी, अल्लाह जी आमीन। सिकंदर के लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, तो वो जल्दी से लाउंज में आ बैठा। तो मैडम जी चल रही थी, चलो थोड़ा सा और चला लेते हैं। मुस्कुराकर सोचा, चाय लाऊं आपके लिए। उसके सर पर खड़ी पूछ रही थी। ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में हमेशा की तरह बहुत हसीन लग रही थी। हाँ प्लीज़, एक कप चाय ला दो। उस पर से नजरें हटाते हुए बोला। अभी उसके अभी वो उसके लिए चाय ला रही थी, जब उसके कानों में सिकंदर के फ़ोन की बेल पड़ी थी। और वो जो सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था, चौंक उठा। हाय सानिया, कैसी हो। अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कनखियों से अनाया की तरफ देखा था और चालाती अनाया जी जान से सुलग उठी थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था कि सिकंदर का खैका फूटा था। चाय का कप उसे पकड़ाकर सामने पड़ा मैगजीन उठाकर उसके पीछे कुर्सी पर बैठ गई। हाँ तो ऐसा करो कि तुम घर आ जाओ, कल तो वैसे भी ऑफिस का ऑफ है। अंकल से मैं बात कर लूँगा। घर आने की बात पर अनाया ने पूरी तरह पहलू बदला। ओके, तो फिर कल का पूरा दिन साथ में स्पेंड करेंगे। मनूस औरत ऑफिस में आराम नहीं आया जब घर तक भी पहुंच के, अल्लाह करे टांग टूट जाए उसकी। दिल ही दिल में उसे कोसते हुए बोली, जबकि सिकंदर सामने लेके आई नहीं, मैं उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर एंजॉय कर रहा था। अनाया बात सुनो। मजीद बर्दाश्त न हुआ तो उठकर जाने लगी, तभी सिकंदर ने कॉल बंद करके उसे पुकारा। वो मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी थी। कल सानिया आ रही है तो ज़रा खाने का इंतज़ाम कर लेना अच्छे से, प्लीज़ मिर्चों पर हाथ होला रखना। बाज़ाहिर संजीदा लहजे में बोला, वरना तो उसके तासुरात देखकर उसका दिल कहका लगाने का चाह रहा था। क्यों उसके अपने घर में खाना पानी नहीं मिलता। फिर साकर ज़ुबान से निकला और सिकंदर मुस्कुरा दी। मिलता है यार, मगर कल संडे है तो हमारे साथ गुजारेगी। हंसी सब करता बोला और वो ओके कहकर रूम की तरफ बढ़ गई थी। हाय अल्लाह, ये जलता हुआ अंगारा, हंसते हुए सोचा था। दूसरी तरफ अनाया रूम में जाकर आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। चुड़ैल मनुष्य, इस वक्त उसे साइमा बेगम शिद्दत से याद आई थी। मामा देखें अपने बेटे के करतूत, मेरी तो कोई पहली नहीं। गायबाना तौर पर साइमा बेगम को मुखातिब करते हुए रो दी थी। नाश्ते से फारिग होकर वो लॉन में बैठी, जब सिकंदर हाथ में शर्ट था मैं उसके करीब आया। नाया प्लीज़ इसे जल्दी से प्रेस कर दो। शर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। रज़िया को बोलते मुलाजमा का नाम लेकर बोली, अरे यार उसे तुमने खुद तो मार्केट भेजा है। उसे याद दिलाते हुए बोला, ओके कर देती हूँ। शर्ट खींचकर बोली और उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि सिकंदर उसे मोहब्बतबाज नज़रों से देखता रहा। आई लव यू अनाया, मुस्कुराकर बोला था। उफ, क्या मुसीबत है, ज़िंदगी में कभी स्त्री को हाथ ना लगाने वाली अनाया को जब इस्त्री करना पड़ी तो झुंझुला सी गई थी। और फिर अपने हाथ पर 4-5 इस्त्री के निशान लगाकर वो एक शर्ट प्रेस करने में कामयाब हुई थी। अनाया, ये क्या कर दिया यार। उसे शर्ट पकड़ाते हुए जो ही सिकंदर की निगाह उसकी दूधिया हाथों पर पड़ी, वो चौंक गया था। कुछ नहीं, जाएं जाकर तैयार हो जाएं, आपकी मेहमान आने वाली है। हाथ खींचते हुए बोली, चुपचाप यहाँ बैठो तुम। इसे बेड पर बिठाकर खुद दवा ले आया था। आई एम सॉरी अनाया, मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। दवा लगाते हुए बोला, जबकि अनाया सबके बावजूद भी आंसू न रोक पाई थी। अनाया यार रो तो मत प्लीज, इतना पानी कहाँ से ले आती हो। उसके आंसू साफ करते हुए बोला, छोड़ें जाकर रेडी हो जाएं आप। उठते हुए बोली, वो जल्दी से उठकर उसके सामने आ गया। नाराज हो गया, हाथ बांधते हुए बोला, नहीं मुझे काम था। आंखें रगड़ती बाहर निकल के, जबकि सिकंदर ठंडी सांस भर के वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। 12 बजे के आसपास सानिया टपक पड़ी और उसको देखकर अनाया का मूड पूरी तरह से खराब हुआ था। इस वक्त वो नहा धोकर लॉन में बैठी धूप सेंक रही थी। डार्क मैरून ड्रेस पहने, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, गीले खुले बाल आगे किए वो बहुत हसीन लग रही थी। खिड़की से सिकंदर बहुत बार उसे प्यार भरी नज़रों से देख चुका और वो उसकी नज़रों से बेनियाज सी अपने बालों से खेल रही थी। चुड़ैल कहीं कि अपने घर में कांटे चुभ रहे थे ना, जो टपक पड़ी थी। सानिया को आते देखकर मुंह में बुड़बुड़ाई थी। हाय अनाया, कैसी हो। करीब आकर बेतकल्लुफ़ी से बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सिकंदर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। बराह रास्त पूछा।
वो फ्रेश हो रहे हैं, आप अंदर चलो। हाँ चलो। उसके साथ अंदर की जाने पड़ गई थी। बैठो आप, मैं चाय भिजवा देती हूँ आपके लिए। लाउंज में उसे बिठाकर खुद किचन की तरफ बढ़ गए। चुड़ैल कहीं के नागिन, दिल में उसकी शान में कसीदे पड़े। रज़िया कप चाय लाउंज में भिजवा देना। मुलाजमा को हदायत दी थी, जी आपके लिए नाश्ता बना दूँ। नया ने गुस्से की वजह से खाने का बायकॉट किया हुआ था। नहीं मुझे भूख नहीं, तुम चाय लाउंज में दे आना, कहकर अपने रूम की तरफ चल दी थी। कमरे में पहुंची तो सिकंदर शीशे के सामने खड़ा तैयार होने में मसरूफ था और वह धप से जाकर बेड के किनारे बैठ गई थी। जबकि सिकंदर ने शीशे से उसे देखा। हर दिन उसके दिल के करीब तर होती जा रही थी। क्या वह बालों में ब्रश करते हुए उसे देखकर पूछा, कुछ नहीं, आप जाओ, आपकी मेहमान लाउंज में वेट कर रही है। बहुत कोशिश से उसने अपना लहजा नॉर्मल रखा था। हाँ बस जा ही रहा हूँ, तुम्हें चलो, यहाँ अकेले बैठ कर क्या करोगी, बोरी हो जाओगी। उसकी तरफ मुड़कर अपने शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। नजर उठाकर उसे देखा, सफेद रंगत ब्राउन बाल जो माथे पर आ रहे थे, ब्राउन आंखें शहजादों से आन बांध लिए उसके सामने खड़ा था। आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उस पर से नजर हटाते हुए बोली, चलो ठीक है, आ जाना जल्दी। ये कहकर उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दी, जबकि वो रोने लगी अपनी बेबसी बेवकूफ़ी पर। कुछ देर दिल का बोझ हल्का करने के बाद फ़ोन उठाकर सबा का नंबर डायल करने लगी। मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ सबा की बच्ची, हाल अहवाल के बाद मुंझला कर बोली थी। क्यों भाई, किस खुशी में नाराज़गी मनाई जा रही है, और वो भी मुझसे? तो आई क्यों नहीं शादी में? कॉलेज में तो बड़े बड़े डायलॉग मारती थी कि मैं सात समुंदर आसमान जमीन पार भी चली जाऊं, मगर तेरी शादी में जरूर आऊंगी। कुछ सहने का गुस्सा तो कुछ सबा के ना आने का। सोनू मुंह फुलाए बोली, सबा के फादर आर्मी में थे, सुना है कि शादी से एक माह पहले ही उनका तबादला दूसरे शहर हो गया। यार मैं तो तैयार थी, बस फिर मामा की तो तबीयत खराब हो गई, तो इसी वजह से ना आ पाई, सॉरी यार। अब सरदा लहजे में बोली थी। क्या? माँ आंटी को एकदम गुस्से भूलकर परेशान से लहजे में बोली, यार बस बीपी बढ़ गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, और तूने मुझे बताया ना, ज़रूरी नहीं समझा। मैडम जी, आपने मेडिकल में ग्रेजुएशन किया है, स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन? नहीं, मज़ाही अंदाज में बोली, यार फिर भी तुझे बताना चाहिए था ना, उसका दिल उसकी तरह भी प्यार और दर्दमंद था। अच्छा बाबा सॉरी, अगली बार चेंग भी आएगी तो तुझे पहले बताऊंगी। खुश? हाँ, मुस्कुराकर बोली, और कैसे हैं तेरे पिया जी? सबा शरारत से बोली। रनाई के दिल में टीस उठी थी। ठीक है, अच्छा यार, तुझसे बाद में बात करती हूँ। आंखों में आंसू भरने लगे तो जल्दी से खुदाफिज कहकर कॉल बंद कर दी थी। अनाया, आज अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। अनाया लाउंज में आई तो उसे देखते हुए सानिया बोली थी, नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा। अजीब से लहजे में बोली तो सिकंदर ने चौंक कर देखा और देखते ही समझ गया कि वो रोकर आई है। उसे ऐसे देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। ऐसे कैसे नहीं दिल कर रहा, हमारे साथ चलो, खुद ब खुद दिल करने लग जाएगा। वो उठकर खड़ी हो गई, सिकंदर अब चलो भी। और वो सिकंदर को बाजू से पकड़ उठाने लगी। उसे इस तरह सिकंदर को छूते देखकर अनाया को गुस्से के साथ साथ रोना भी आया था, मगर वो जब्त कर गई। हाँ चलो रजिया, ऐसा करना कि खाना मत बनाना, हम बाहर से खाएंगे। जाते जाते मुलाजमों को हदायत देकर और वजी साहब कहकर रह गई थी, चलो जल्दी उठो। रंजीत संभाल कर सानिया को बोला, मगर यह नाई की जगह है ना? हिचकिचाहट से बोली, बैठो यार, उसका नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है, चलो बैठो। बेजारी से बोला, जबकि पीछे आती है नाया पर उसके अल्फाज बम बनकर गिरे और वो चुपचाप पीछे पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई थी। सिकंदर को ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेर लिया। पूरा रास्ता वो सच चुका रोती रही, और सिकंदर बाजार सानिया से बातें करता आगे लगे शीशे से उसे मुसलसल देख रहा था। उसे दुख हुआ था नाया को इस तरह रोता देखकर। कुछ देर बाद सिकंदर ने गाड़ी शहर के मारूफ शॉपिंग मॉल के सामने रोकी है। तीनों अंदर की जानिब चल दी। सिकंदर, ये तुमने ठीक नहीं किया, उसने सुन लिया था। अंदर आकर अनाया उनसे कुछ फासले पर खड़ी कपड़े देख रही थी जब सानिया ने सिकंदर से कहा, हाँ पता है मुझे। अनाया को अपनी नजरों के सामने कैद करते बोला, तो क्यों किया यार, अंदाजा भी है कितना बुरा लगा उसे। अनाया की तरफ देख कर बोली, जो अभी अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, और फिर सिकंदर ने उसे सब कुछ बता दिया। तो माय गॉड सिकंदर, तो तुम उसे बता देते ना यार कि वही वो लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो। सानिया ने कहा तो एकदम सिकंदर की जहन में धमाका हुआ। ओ तेरी, सर पर हाथ मारता वो बोला, क्या हुआ? सानिया हैरत से बोली, वो यार मैंने उससे कहा था ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो समझी कि मैं तुमसे। सिकंदर ने तनस्ता बात अधूरी छोड़ दी थी। एकदम गधे हो तुम, कम से कम घूंघट तो उठा लेते, और सोने पर सुहागा बताया तक नहीं। अब सिकंदर हद करते हो, अब तो हो गया ना, तुम मुझे मत डांटो। ओके, तो अब क्या प्लान है? ऐसे ही लफ्ज़ गलतफहमी में मार डालने का इरादा है क्या? मैंने सोच लिया है, मुझे क्या करना है। कुछ सोच कर मुस्कुराती और सानिया ने भी अनाया को देखा, जो इन दोनों से बेनियाज ज्वेलरी देख रही थी। और फिर सानिया ढेरों शॉपिंग की, मगर अनाया हर चीज़ सिर्फ देखती रही, अपने लिए एक तना भी ना लिया। और फिर वो तीनों एक शानदार रेस्टोरेंट पहुंचे। अनाया, खाना खाओ ना यार, सानिया ने अनाया को कहा, जो बुत बनी बैठी अपनी गोद में रख के अपने फ़ोन को घूरे जा रही थी। नहीं भूख नहीं मुझे, आप खाओ, खुश दिली से माजरत की थी। सानिया ने सिकंदर की तरफ देखा और उसने आंखों से उससे चुप रहने का इशारा किया। खाने के बाद तीनों पार्क गए थे और वहां से तकरीबन रात में घर आए। अच्छा यार, मैं चलती हूँ, बहुत मज़ा आया तुम लोगों के साथ, चलो मैं ड्रॉप कर दूँ। सिकंदर ने ऑफर दी, हाँ चलो। दोनों खारसी दरवाजे की तरफ चल दिए थे। रजिया खाना लगाओ मुलाजमों को कहकर खुद सोफे पर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद खाना खाकर वो अपने रूम की तरफ चल दी। दुल्हन बीबी, कुछ और चाहिए आपको? रजिया ने पीछे से आवाज़ देकर पूछा। नहीं, तुम जाकर सो जाओ, मगर सांप को खाना देना है, मैं दे दूंगी, तुम जाकर आराम करो, मुस्कुराकर बोली। कमरे में आकर पूरे दिन के रो के आंसुओं को बहने दिया था।
11 बजे के आसपास सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त भी वो रोने में मगन थी। उसे हाथ देखकर वॉशरूम में घुसकर धार धार से दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि सिकंदर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। हाथ मुंह धोकर वापस आए सिकंदर खामोशी से चेंज करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि अनाया ने ड्रेसिंग टेबल का रुक किया। वो उठकर जो ही बेड की तरफ बढ़ने लगी, उसे अपना सर घूमता महसूस हुआ। दोनों हाथों से सर थामकर वो नीचे बैठती चली गई। अनाया, क्या हुआ? सिकंदर ने उसे इस तरह से नीचे बैठे देखा तो परेशान सा हो गया। अनाया, यहाँ देखो, क्या हुआ है तुम्हें? अनाया उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला। पानी? मध्यम सी आवाज़ में बोली। हाँ, पानी देता हूँ। जग की तरफ दौड़ा था। पानी पीकर कुछ ताकत आई। क्या हो गया है तुम्हें? पता है ना, मैं इतना परेशान हो गया था। उसके चेहरे पर आए बात पीछे करते बोला। कुछ नहीं, खाना लाऊं आपके लिए? वो उठते हुए बोली। नहीं, खा लिया था मैंने। तुम उठो, आराम से ऊपर बैठो। उसे सहारा देकर ऊपर बिठाया, जबकि अनाया कर सोचकर कि वो खाना भी सानिया के घर से खाकर आया है, आंसू बह निकले जैसे उसने बेदर्दी से रगड़ डाला। अनाया, आई लव यू। उसके हाथ थामकर बोला। अनाया को 440 वॉल्ट का झटका लगा था। आप मुझसे नहीं, सानिया से प्यार करते हो। मैं ना पसंदीदा इंसान हूँ आपकी लाइफ में, और मैं भीख में मिला प्यार मुझे नहीं चाहिए। हाथ छुड़वाते हुए बोली थी। तुम्हें पता है ना मुझे कब तुमसे प्यार हुआ? उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। जब तुम्हें पहली बार सारा की मेहंदी में देखा, बस इसी लम्हे में अपना आप हार गया था। और जब तुम स्कूल आई थी ना जॉब के लिए, तो मैं सिर्फ तुम्हें देखने रोज स्कूल आता था, सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। जब तुमने बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली, तो मैं टूट गया था। उसी दौरान मामा ने मेरी शादी फिक्स कर दी। मैं इतना डिस्टर्ब था कि मैंने निकाहनामे पर गौर किया ही नहीं, और फिर तुम्हें आकर वो सब कुछ कह दिया जो किसी भी लड़की के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। और उसी रात जब तुम्हारे पाँव में कांच लगा, जब तुम्हें देखा, तो मुझे यकीन आ गया कि मेरी मोहब्बत सच्ची थी। जब भी तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दी गई हो। मीर सिकंदर अली बोले जा रहा था। वो सुन सी उसे देखे जा रही थी। मगर सानिया और आप? सदमे से कैफियत में बोली। सानिया और मैं दोस्त हैं, दोस्त से ज़्यादा बहन भाई जैसे रिश्ता है हमारा। उसके बालों की लट पीछे कर उसकी गलतफहमियां दूर कर रहा था। मगर आप उस दिन मामा पापा को छोड़कर ऑफिस उससे मिलने गए थे। मैं मीटिंग अटेंड करने गया था। हाँ, जब तुम आई इससे पहले हमारा बाहर लंच का प्रोग्राम था, मगर तुम्हारा वो मिर्चों ज़्यादा खाना खाकर हमारा पेट भर गया था। उसे देखकर मुस्कुरा कर बोला। वो आपके लिए नहीं था? शर्मिंदा से बोली। हाँ, सानिया के लिए था। पता है मुझे। आपको कैसे पता? वो हैरान थी। तुम्हें दुआ मांगते सुन लिया था मैंने। उसके आंसू साफ करता हुआ उसे हैरत का झटका लगा। और आज उसे फ्रंट सीट पर बिठाया ना, जो कहा वो भी अनाया वो भी अनाया थी। सारे हिसाब याद थे। जब तुम ऑफिस आई थी, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, मेरी जासूसी कर रही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ा सा जलाया जाए। आज इसीलिए सब किया। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट। प्यार से बोला, और उसकी आंखों में आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करने लगा। आप बहुत बुरे हैं। एकदम से उठकर खड़ी हुई थी और रोते हुए बोली। आई नो माई वाइफ, मगर हूँ तो तुम्हारा ना। उसके पास आकर उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। छोड़े मेरा हाथ। हाथ छुड़वाते हुए बोली थी। हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा वाइफ। ये कहकर एक बेहद खूबसूरत अंगूठी उसकी मखरूती उंगली में डाल दी थी। तो वही है रिंग देकर बोली। आज बस यही एक चीज़ उसे पसंद आई थी, मगर गुस्से की बस बोल न सकी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे गाफिल हूँ? प्यार से बोला। रनाया ने नम आंखों से मुस्कुराकर उसे देखा, और अपना सर उसके चौड़े सीने पर टिका दिया, जबकि सिकंदर ने भी उसे एक कीमती मता की तरह बाहों में भर लिया। और दूर कहीं चांद शर्मा गया था। किस्मत की देवी ने भी मुस्कुराकर दोनों को देखा। खत्म शुद्ध। सो रीडर्स, ये शॉर्ट सी क्यूट सी लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी। लाइट सा नॉवल था, अच्छा था, रिफ्रेशिंग, मूड रिफ्रेश करने के लिए। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।